अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैक्सवेल एकेडमी। आज जो है ना माशाल्लाह से हमने स्टार्ट करना अपना चैप्टर नंबर 2। हमारा जो है ना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर 2 का नेम है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा क्योंकि इसके जो है ना कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके आगे जो इंजीनियरिंग लेवल है या जो बाकी लेवल्स उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा इसको जो है ना मुश्किल समझते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लेक्चर देखने के बाद आप लोग जो है ना वेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से जो है ना समझ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो टॉपिक है हमारे पास 2.1 वेक्टर। सो जो है ना इसको देख लेते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट देखें, फ़िज़िकल जो क्वांटिटीज़ हैं हमारी उनको जो है ना हम दो कैटेगराइज करते हैं दो तरह से। एक है स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ स्टूडेंट्स वो होती हैं कि जिसके अंदर जो है ना हमें सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से जो है ना काम चलाना पड़ता है, सिर्फ जो है ना हमें मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करना पड़ता है। इनको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे जो है ना कुछ मैस ख़रीदते हैं, आप मे भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उसको जो है ना वेट कराते हैं आप 5 kg 6 kg। तो आप जस्ट वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलते हैं कि जी मुझे 5 kg शुगर दे दें। मीन उसमें किसी डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट जो है ना आप इंट्रोड्यूस नहीं करते। तो ये जो चीज़ होती है हमारे पास, इनको कहा जाता है स्केलर। लेकिन जो दूसरी तरफ है, अच्छा इसके मैं डेफिनेशन को यहाँ पे मैंने लिखा है कि हैज़ मैग्नीट्यूड ऑनली। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे 5 kg, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके वेक्टर है, तो वेक्टर जो है ना ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर जो है ना हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी देते हैं। तो इसको कहा जाता है वेक्टर। अब अगर मैं आपको इसकी जो है ना सिंपल सी एग्जांपल दूं तो ये कि लेट्स से आपसे जो है ना किसी चीज़ का जो है ना एड्रेस पूछा जाता है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप बताते हैं जी कि इसका एड्रेस है लेट्स से कि यहाँ से ये है तकरीबन 3 किलोमीटर, और उसकी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी देंगे जी कि आप जो है ना टूवर्ड नॉर्थ चले जाएँ, टूवर्ड साउथ चले जाएँ, या कोई और जो है ना आप लोकेशन कोई डायरेक्शन का जो है ना आप आइडिया देते हैं। तो ऐसी चीज़ कि जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड भी बताएं, जैसे यहाँ से 5 किलोमीटर वो जगह दूर है और नॉर्थ की तरफ है, तो इन पैरामीटर को जो है ना हम शामिल करते हैं वेक्टर्स के अंदर। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं इनको वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसके बाद जो है ना मैंने इनकी डेफिनेशन यहाँ पे एक आसान वे में आपके सामने लिखी है कि a scalar quantity has only magnitude, a vector quantity has both magnitude and direction। वही जो है ना हम पीछे भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो है ना अब आप आ जाएँ ये स्केलर क्वांटिटीज़ की जो है ना एग्जांपल्स के ऊपर। तो यहाँ से जो है ना आपको बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएंगी, लेंथ भी है, एरिया भी है। लेकिन जब भी आप किसी चीज़ का एरिया बताते हैं तो आप जैसे ही बताएंगे ना 25 स्क्वायर मीटर, 50 स्क्वायर मीटर, मीन इसमें भी कोई डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरह वॉल्यूम में स्पीड, मास, डेंसिटी एंड सो ऑन, ये बहुत सारी जो है ना एग्जांपल्स आपको यहाँ से मिल जाती हैं। सिमिलरली जो ना अगर आप वेक्टर की तरफ आ जाएँ तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड सो ऑन। तो इसमें भी काफ़ी सारी एग्जांपल जो है ना आपको मिल जाती हैं। कम से कम 3-4 जो है ना आपको मस्त याद होनी चाहिए। अब हम जो है ना आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ और इसकी डेफिनेशन को यहाँ से रीड कर लेते हैं। आपको जो आसान लगे, जो भी मैंने ये वाली बताई है, या यहाँ से डेफिनेशन पिक कर लें आप लोग, या चाहें तो आप बुक वाली कर लें। यहाँ ये भी जो है मैं यहाँ पे आपको मार्क करा देता हूँ। तो आपने जो है इसको यहाँ से निशान लगाना है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक ख़ास डायरेक्शन भी जीने चाहिए हो, फिर जाके वो डिस्क्राइब हो, उन्हें कहा जाता है आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो वेक्टर होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल क्वांटिटीज़। इनको डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ भी कहा जाता है, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि इनमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, तो इन्हें डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ भी कहा जाता है। तो स्पेसिफिक इसके बाद जो है ना आप आ जाएँ इसके एग्जांपल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल फोर्स है, टॉर्क है, लीनियर मोमेंटम एंड सो ऑन। यहाँ से आप इसके एग्जांपल्स को पिक कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। कि वेक्टर की डेफिनेशन तो हमें क्लियर हो चुकी है कि डेफिनेशन क्या होती है। अब जो है ना हमने आना है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप की होगी, एक होगी ग्राफिकली और दूसरी होगी सिम्बोलिकली। तो पहले जो है हम सिम्बोलिकली को देख लेते हैं, फिर ग्राफिकली को भी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, यहाँ से जो है आपने मार्क करना है कि वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड सिम्बोलिकली एज वेल एज ग्राफिकली।
सिम्बॉलिकली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर, यानी कि अगर आप जो लिखना चाहते हैं सिम्बॉलिकली जब आप लिख रहे होंगे तो अगर एक वेक्टर है जैसे कि फोर्स, लेट्स से फोर्स, तो उसका जो फेस लेटर है एफ, आप उसको बोल्ड करके लिखेंगे, मेन कैपिटल एफ जिस तरह से होता है, तो आप इसको जो है ना बोल्ड करके लिखेंगे, इसको कहा जाता है सिम्बॉलिकली। ये भी हो गया लेटर आइदर कैपिटल और स्मॉल। अच्छा देखें, आप बोल्ड तो करना है, अब आप ये भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको स्मॉल करके लिखें, चाहे तो उसको कैपिटल करके लिखें, यहाँ पे डिपेंड करता है, दोनों जो है ना मेथड वैलिड होंगे। Vector can be also represented by simple face letter with an arrow head upon or below that letter। अच्छा अब स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं सिम्बॉलिकली मेथड, तो उसमें मैंने आपको पहले बताया कि आप क्या करें, उसके फेस लेटर को बोल्ड कर दें, चाहे कैपिटलाइज करके या चाहे स्मॉल करके। उसके अलावा सिम्बॉलिकली के एक और मेथड ये भी है कि आप क्या करें, उस फेस लेटर के ऊपर एरो डाल सकते हैं, चाहे ऊपर डालें चाहे नीचे डालें, ये भी दोनों मेथड वैलिड हैं। तो ये भी एक सिम्बॉलिकली का दूसरा मेथड है। मैं इसको जो है ना दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वेक्टर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल फेस लेटर विद इन एरो हेड अपॉन और बिलो दैट लेटर एज, ये कैपिटल ABC अगर वेक्टर्स हैं ऊपर भी डाल दें या नीचे स्मॉल करके भी आप डाल सकते हैं, या कैपिटल करके उनके बिलो भी जो है ना आप एरो लगा सकते हैं, ये मेथड भी वैलिड होगा। तो यहाँ तक जो है ना आपने इसको क्लोज करना है। इसके बाद जो है ना आपने आना है यहाँ से कि दी मैग्नीट्यूड, यहाँ से आपने मार्क करना है। ये जो बीच में लाइन है ये पेपर के लिहाज से नहीं है, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा, तो आपने परेशान नहीं होना कि शायद मैं कुछ स्किप करा रहा हूँ आपको, वो इररिलेवेंट चीज़ है, आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ नहीं आएगी। तो यहाँ से आपने लगाना है कि दी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल फेस लेटर एज ए और ए मोड रीड एज ए मॉडुलस। अच्छा अब स्टूडेंट देखें, वो तो थी उन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के नोटेशन, लेकिन अब जो है ना हम उस वेक्टर की डिटेल में जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के सिम्बॉलिकली, कि देखिए अब हमने कहा जो वेक्टर उसकी दो चीज़ें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगी उसकी जो है ना डायरेक्शन। तो लिखते हुए हम उसके मैग्नीट्यूड को कैसे शो करेंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि दी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल फेस लेटर एज। जैसे कि अब देखें, अगर वेक्टर ए पढ़ा था, ये यहाँ पे ये वेक्टर है, ये जो ऊपर है ये एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा वेक्टर पड़ा है। लेकिन अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को शो करना चाहते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड को शो करने का ये तरीका होगा, आपने क्या करना है, उसी जो है ना वेक्टर से आपने क्या करना है, वो एरो को ड्रॉप कर देना है। जैसे अभी देखें यहाँ पे ए एरो पड़ा था, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जस्ट ये करना है कि ए लिखना है। तो अगर हम ए लिखेंगे विदाउट एरो तो ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से भी आप उसके मैग्नीट्यूड को शो कर सकते हैं, या जो दूसरा मेथड है इसके मैग्नीट्यूड का वो ये है कि आप ये फेस लेटर लिखेंगे विदाउट फेस लेटर लिख के ऊपर अगर आप एरो लगा दें और फिर ये दो मोड की डिटर्मिनेंट की लाइंस लगा दें, तो ये चीज़ भी उसके मैग्नीट्यूड को ही शो करेगी। तो ये भी उसका मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है, और इसको ए मोड भी पढ़ा जाता है और इसको ए मॉडुलस भी पढ़ा जा सकता है। इसके बाद जो है ना सिम्बॉलिकली दी डायरेक्शन, आप देखें ये तो हमने उसके मैग्नीट्यूड को जो है ना एक्सप्लेन कर लिया कि उसका मैग्नीट्यूड जो है ना ये होगा, लेकिन अब जो है ना हम इसकी डायरेक्शन को भी थोड़ा सा जो है ना वो कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन को जो है ना हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए देखें कि सिम्बॉलिकली दी डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए रीड एज ए कैप। अच्छा देखें, ये जो ए है इसके ऊपर आप एक कैप लगाएंगे, ये आपने एरो नहीं लगा हुआ, आप गौर से देखें तो ये ए कैप थोड़ा सा टिल्टेड सा होता है, तो ये लिखेंगे हम। तो ये उसकी जो है ना वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने का मेथड है। अब इसको जो है ना आप यहाँ पे देख लें, ये बेहतर आपको समझ आएगा कि ये वेक्टर था, वेक्टर इज इक्वल टू ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये ए कैप उसकी जो है ना डायरेक्शन हो गई उस वेक्टर की। तो इस तरह से जो है ना सिम्बॉलिकली वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से जो है मैं इसको दोबारा रीड कर रहा हूँ कि सिम्बॉलिकली द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड एज ए कैप रीड एज ए कैप, और उसका एक कैप पढ़ा करेंगे। तो इसको जो है ना यहाँ तक आपने क्लोज करके फिर इसको जो है ना आपने हाईलाइट कर लेना है। इसके बाद जो है ना अब यहाँ पे हमारा जो था ये सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक वो कंप्लीट होता है। अब जो है ना हम आते हैं अपने जो ग्राफिकली मेथड है कि ग्राफिकली जो है ना वेक्टर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी तरफ।
तो उसके लिए देखें स्टूडेंट, जब हम ग्राफिकली ग्राफ के ऊपर वेक्टर को शो करेंगे तो उसका मेथड ये होता है कि आपने जो है ना क्या करना है, लेट्स से आपके पास सपोज़ कर लेते हैं एक वेक्टर है, मे बी जो है ना 10 न्यूटन का वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन है मे बी वाट एवर, जो भी डायरेक्शन है, नॉर्थ कर लें, जो है ना ईस्ट कर लें, जो भी है, साउथ कर लें, या 30 डिग्री कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो भी डायरेक्शन है। फ़िलहाल जो है ना हम बस 30 न्यूटन लेट्स से हम कहते हैं जी एक वेक्टर है। तो अब देखें अगर हम उसको ग्राफ के ऊपर शो करना चाहते हैं तो 30 न्यूटन अगर वेक्टर है तो देखें ये हम जो है ना लेंथ ये 30 ड्रॉ करेंगे। अच्छा अब देखें 30 क्या ड्रॉ करेंगे, आप लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि 30 क्या न्यूटन कैसे मतलब ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये तो लेंथ जो है ना उसका यूनिट तो मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर होता है। अब वेक्टर था 30 न्यूटन का, लेकिन अब यहाँ पे 30 न्यूटन कैसे ड्रॉ करें। तो इसके लिए स्टूडेंट एक जो है ना हमें काम करना पड़ता है, उसको कहते हैं स्केलिंग। हम स्केलिंग कर लेते हैं, क्योंकि देखें अगर हमने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है तो ग्राफ के ऊपर हमें लेंथ ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब लेंथ का यूनिट या मीटर होगा या सेंटी होगा, लेकिन जो हमारे पास वेक्टर पड़ा है वो तो न्यूटन में है। तो फिर हम ये स्केलिंग कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से कि जी जो हमारा 1 न्यूटन है लेट्स उसको 1 सेंटीमीटर कह देते हैं कि जो है ना अगर मैं 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो मेरा 1 न्यूटन के इक्विवेलेंट होगा। ये स्केलिंग हम पहले डिफ़ाइन कर देते हैं। तो इसी तरह से अब देखें आप अपनी आसानी के लिए चाहें तो 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर का इक्विवेलेंट ले लें, 1 मिलीमीटर का इक्विवेलेंट ले लें, जो आपके लिए आसान हो, क्योंकि ऐसी स्केलिंग करते हैं कि वो जो लेंथ है आपके पेज के ऊपर पूरी भी आ जाए ना। ये ना हो कि आपके जो है ना 30 न्यूटन था और आप जो है ना 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर ले लें, तो वो तो फिर 30 न्यूटन के लिए आपको 30 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा, वो तो आपका पेज ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपनी आसानी के लिए और जो है ना इसको आसान कर सकते हैं जी कि आपका जो 1 सेंटीमीटर है उसको 5 न्यूटन के इक्वल ले लें। ये स्केलिंग आप पे डिपेंड करता है, बस आपने ऊपर डिफ़ाइन करनी होती है कि जी हमारी स्केलिंग के ये जो है ना तरीक़ेकार है, इसका इक्विवेलेंट ले रहे हैं। तो अब इसी तरह से ये देखें अगर हमने वेक्टर को ग्राफ के ऊपर शो करना है तो ये जो लेंथ होगी ये किसको शो करेगी, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और जिस डायरेक्शन में होगा नॉर्थ में, साउथ में, उस डायरेक्शन में हमने क्या करना है, ये एरो बना देना है। तो ये एरो बना देंगे, जब ये एरो बनाएंगे तो ये एरो उस जो है ना वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। तो बाकी ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो पड़ी है इसको वेक्टर की टेल कहा जाता है, इसको हेड कहा जाता है। ये जितना इसकी लेंथ होगी ये वाली, इसको जो है ना इसका मैग्नीट्यूड, और जिस डायरेक्शन में एरो होगा तो ये जो है ना उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जो है ना हम इसको यहाँ से देख लेते हैं बुक से। आई होप आपको डिटेल में समझ जो है ना आ चुकी है मेरी उस स्लाइड से। तो अब ये देखें कि ग्राफिकली वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो विच इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू आ स्केल। अब ये कह रहे हैं कि जब हम उसके मैग्नीट्यूड को शो करेंगे ग्राफ के ऊपर तो उसको जो है ना हम ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू स्केल। अब ये किस स्केल की बात कर रहे हैं, तो अभी जो मैंने आपसे डिटेल में बात की है कि जो हम स्केलिंग करते हैं कि मे बी न्यूटन में है तो ज़ाहिर है लेंथ के लिए हम उसको सेंटी में लाएंगे, तो ये उस जो है ना बात का जिक्र कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्केल। फिर यहाँ तक जो है ना आपने क्या करना है, कहाँ तक जी, बल्कि कंटिन्यू है, अकॉर्डिंग टू स्केल द लेंथ ऑफ द एरो गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, कि जितना उसकी लेंथ होगी वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। फिर आपने यहाँ तक क्लोज करके ना आपने यहाँ से फिर आ जाना है, एंड द एरो हेड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और जिस डायरेक्शन में हम एरो ड्रॉ करेंगे तो वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये उसने एक एग्जांपल भी ली है, तो ये आप कर लें। मैंने यहाँ पे गलती से मार्क तो नहीं किया, लेकिन आप ये एग्जांपल भी यहाँ पे कर लें। फॉर एग्जांपल आ स्टूडेंट ट्रैवल 100 मीटर फ्राम स्कूल टूवर्ड ईस्ट। एक स्टूडेंट है वो 100 मीटर जो है ना ट्रैवल करता है टूवर्ड ईस्ट। तो इसको कहा गया है कि जी आप ड्रॉ करें स्केल को, तो सॉरी वेक्टर को। तो इसके लिए देखें पहले तो जो है ना हमने ये एक डायरेक्शन मैप बना लिया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो अब देखें उसने जो कहा कि स्टूडेंट 100 मीटर स्टूडेंट ने ट्रैवल किए, तो आपको पता है 1 मीटर बहुत बड़ी लेंथ है, तो फिर 100 मीटर इज़ अ बिग लेंथ, तो वो तो पेज पे कभी पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पे भी फिर हमें स्केलिंग की ज़रूरत है। तो आप क्या करें, आप ये कर लें कि जो आपका देखें यहाँ पे उसने जो स्केलिंग स्टार्ट किया कि लेट 1 cm रिप्रेजेंट 10 मीटर, कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस हिसाब से अब देखें अगर 1 सेंटीमीटर 10 मीटर है तो फिर 100 मीटर के लिए हमें कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने ड्रॉ किए, और ये चीज़ भी देख लें कि ये 10 मीटर उसने लिखा हुआ है। 10 मीटर खैर ना लिखें आप, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्केलिंग जो उसने लिखा है 1 सेंटीमीटर 10 मीटर है, तो फिर 100 मीटर के लिए हमें
10 सेंटीमीटर लिखना चाहिए, यानी लेंथ कितना होगी यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। अगर लेट्स से वो होता 50 मीटर तो फिर हमें ये यहाँ तक हाफ तक यहाँ भी हम एरो लगा देते 5 cm तक, तो ये जो है ना हमारा वेक्टर बन जाता। और वैसे ये भी देख लें कि लेंथ में भी आपकी 10 सेंटीमीटर ना बन रही हो, लेकिन मकसद है आपको आइडिया देना, तो इसकी जो है ना तरीक़ेकार यही होगा कि आप स्केलिंग सेट करें, फिर उसी स्केल के मुताबिक आप क्या करें उसको ड्रा करें। अच्छा, तो ये इसका एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। और ये देखें इस तरफ क्यों शो किया, बिकॉज उसने कहा था उसने टूवर्ड ईस्ट ट्रैवल किए, ये एग्जांपल के अंदर फ्रॉम स्कूल टूवर्ड ईस्ट, तो देखें ईस्ट आपका इस तरफ है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन भी हमने इसी तरफ रखी है। अगर जो है ना नॉर्थ होता तो फिर हम इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखते, ऊपर की तरफ हम बनाते हम इसको। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ये टॉपिक इसका वेक्टर प्रेजेंटेशन का अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होता है। तो अब जो है ना हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है, अच्छा बल्कि ये भी देख लें थोड़ा सा कि द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ यूजुअली कॉल्ड ओरिजिन। ये कुछ जो है ना रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिंपल सी डेफिनेशन है, एग्ज़ाम में नहीं आएंगे बट नॉलेज के लिहाज से आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये है कि द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ यूजुअली कॉल्ड ओरिजिन और टेल। इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट उसको जो है ना ओरिजिन या टेल कहा जाता है ऑफ अ वेक्टर। द एंड पॉइंट इज़ यूजुअली कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर, और एंड पॉइंट को जो है ना हेड ऑफ द वेक्टर कहा जाता है, जो ये वाला है। इसके बाद जो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा स्टूडेंट, ये सिस्टम क्या होता है, तो ये जो है ना आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सी एक जो है एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। देखें कि आप जो है ना एक रूम में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, तो वहाँ पे आपने किसी चीज़ की जो है ना लोकेशन को बताना है। मे बी एक इंसेक्ट बैठा है, दीवार पे बैठा है, या आपके रूम की जो स्पेस उसमें उड़ रहा है, तो आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं इसकी लोकेशन क्या है। तो आप क्या करेंगे, पहले ख़ुद जो है ना आप माइंड के अंदर इमेजिन करें थोड़ा सा, आप क्या करेंगे, कैसे इसका तरीक़ेकार आप डेवलप करेंगे कि जो ऑब्जर्वर आपसे पूछ उसकी लोकेशन आप उसको अच्छे से बता सकें। तो उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। तो आई होप आप इसका जो है ना कुछ माइंड मैप बना रहे होंगे, लेकिन इसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, इसका तरीक़ेकार ये होना चाहिए, आप पहला काम तो ये करेंगे, आप रेफरेंस लेंगे ना, कि अगर आप उस एक इंसेक्ट दीवार पे बैठा है तो आप उसकी लोकेशन बताना चाहते हैं, तो आप पहले जो है ना आप क्या करेंगे, अपना रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे कि मेरा रेफरेंस क्या है, जिस रेफरेंस के थ्रू मैं ऑब्जर्वर को वो बता सकूँ जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। जैसे ये देखें आप, ये एक रूम है, इसके अंदर ये एक इंसेक्ट बैठा हुआ ये वाला जो है, तो आपसे पूछा गया है इसकी लोकेशन, कि इसकी जो है ना लोकेशन को बताएं। तो अब देखें पहला काम आप क्या करेंगे, आप अपना रेफरेंस चूज़ करेंगे कि जिसके थ्रू जो है ना आप इसकी लोकेशन को बता सकें। तो वो आप क्या करते हैं, आप आपके जो रूम का जो कॉर्नर है आप उसको जो रेफरेंस ले लेंगे, और रेफरेंस ले के आप ये कहेंगे कि इस जो ये वाली साइड इसको अगर हम एक्स कहें, इस वाले को हम वाई कह देते हैं, इस वाले को हम जेड कह देते हैं। अब आप ये सारी चीज़ें अपने ऑब्जर्वर को बता रहे हैं, अपने रेफरेंस वगैरह सेट करके उसको बता रहे हैं, ताकि ये चीज़ें क्लियर करके फिर आप उसको एग्जैक्ट इंसेक्ट की लोकेशन बता सकें। अब ये करने के बाद अब आप क्या कहते हैं ऑब्जर्वर से कि अगर आपको इंसेक्ट की लोकेशन चाहिए तो मे बी आप 5 मीटर एक्स में चले जाएँ एंड 2 मीटर वाई में चले जाएँ, लेट्स से, यानी कि 5 मीटर लेट्स से एक्स में चले जाएँ, इसी तरह से कोई फिगर होगी 2 की 3 की वह वाई में चले जाएँ, तो वो जो इंसेक्ट दीवार पे बैठा होगा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें अपने रेफरेंस इस कॉर्नर को लेके। तो अब देखें स्टूडेंट, यही चीज़ जो है ना हमें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है ना डील करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसको जो है ना हम अच्छे से इन चीज़ों की लोकेशन को, पोजीशन वेक्टर्स को आसानी से बता सकें। तो ये जो सिस्टम होता है इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो 2 जो है ना एक्सेस होते हैं, एक्स एंड वाई, लेकिन वैसे इसके अंदर 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। मेन अगर आपके पास ये तीनों एक्सेस आ जाएँ तो आप जो है ना कोई भी चीज़ है, चाहे वो दीवार के ऊपर बैठी है 2 डायमेंशन के अंदर, या वो स्पेस के अंदर उड़ रही है 3 डायमेंशन के अंदर, आप इजीली उसकी लोकेशन को बता सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है एक्स वाई जी का, इसको कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसी तरह फिर मैंने एक और जो है ना ये भी एग्जांपल ली है कि जैसे देखें अगर एक पॉइंट है ये स्पेस के अंदर, इसकी लोकेशन बतानी है, तो इसमें भी आपने क्या किया, एक रेफरेंस लिया, एक्स एक्सिस बनाया ये वाला,
वाई बनाया एंड सेट बनाया। तो अब आप क्या कहेंगे, ऑब्जर्वर को ये बताएंगे कि अगर आपको इस पॉइंट की लोकेशन चाहिए तो लेट्स से 5 मीटर एक्स में चले हैं, जो है ना 3 मीटर वाई में चलें एंड 4 मीटर में भी जेड में चले हैं, तो आपको उस पॉइंट की लोकेशन स्पेस के अंदर मिल जाएगी। तो ये भी फिगर जो है ना आपको मज़ीद क्लियर कर रही है इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूज़ को या उसकी जो है ना इम्पोर्टेंस को। तो अब इसकी जो है हम डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है ना मैंने यहाँ से मार्क किया, यहाँ से आपने करने कि अ सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा स्टूडेंट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का क्या मतलब है, ये देखें। ये तो यहाँ पे वैसे 2 की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा ज़्यादातर जो है ना हम एक्सिस 2 यूज़ करते हैं, इससे वो एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 3 भी आप कह सकते हैं। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ये इसमें एक्स में और y में दोनों में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। इसी तरह से y और z में भी क्या होता है, 90 का। इसी तरह z और x में भी क्या होता है, 90 का। तो अगर ये लाइंस एक दूसरे के लिहाज से 90 पे पड़ी हो तो हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का ही मतलब था अ सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस फॉर 2 डायमेंशनल केस। 2 डायमेंशनल का मतलब है x और y का, क्योंकि ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं, लेकिन आप 3 डायमेंशन की भी बात कर सकते हैं। फॉर 2 डायमेंशनल केसेस आर यूज्ड, यहाँ तक क्लोज करके फिर आपने जो है ना यहाँ से मैंने लिखा है ये करना है, यूज टू रिप्रेजेंट, ये मैंने 2 लिखा है, यूज टू रिप्रेजेंट वेक्टर। आई एम रिपीटिंग अगेन, अ सेट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस फॉर 2 डायमेंशनल केसेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेक्टर। फिर आपने यहाँ से आ जाना है, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस कहा जाता है, जो लाइंस होती हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर, एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको ओरिजिन कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोन एज। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा वो मैंने ये लगा दिए, लोगो लगा दिए, तो वर्ड आपने देख लेना क्या लिखा हुआ है। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस इज कॉल्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आई होप कि आपको जो है ना ये सिस्टम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है कि वन ऑफ द लाइन इज़ नेम्ड एज एक्स एक्सिस एंड द अदर इज़ वाई एक्सिस। एक को एक्स एक्सिस कहा जाता है और दूसरे को वाई एक्सिस कहा जाता है। यूजुअली द एक्स एक्सिस इज़ टेकन एज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस है इसको जो है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी लिया जाता है। ये देखें, ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके ऊपर लिया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन टू द राइट। अच्छा देखें, इस तरफ ये एक्स पॉजिटिव होता है, या ये देख लें यहाँ पे ये एक्स है, इस तरफ एक्स पॉजिटिव होगा राइट की तरफ, और लेफ़्ट की तरफ एक्स नेगेटिव होगा। एंड दी वाई एक्सिस एज वर्टिकल एक्सिस, और वाई एक्सिस को जो है ना वर्टिकली लिया जाता है, ये वाला वर्टिकल एक्सिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड। ये देखें, ऊपर की तरफ हम जाएंगे इस ओरिजिन से तो ये पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। इस तरह एक्स ये पॉजिटिव, इस तरह ये नेगेटिव, इस तरह जेड इस तरफ पॉजिटिव होगा, ये सॉरी इस तरफ पॉजिटिव, और जो जेड प्राइम इस तरफ ये नेगेटिव होगा। और ये जो पॉइंट है इनका इंटरसेक्शन का, जहाँ पे 3 लाइंस मिल रही हैं, इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, इसको ओरिजिन कहा जाता है।